गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि अकबर का शासनकाल कहाँ तक फैला हुआ था। तो जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में काबुल से लेके सिर्फ यहाँ पे ये गोंडवाना क्षेत्र इन्होंने नहीं जीता था। बाकी ये इधर बरार, उड़ीसा, बांग्ला लिखा हुआ है, बंगाल, पटना, ये सभी जगह पे जो भी आप ये देख रहे हो इन सभी जगह पे मुगल शासन हो गया था। कब तक? 1605 ईस्वी तक। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं को जरा जानते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है इस नियम में। लेकिन मुगल इस नियम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसके उल्टा ये उत्तराधिकार में सहदायाद का मतलब यह है कि जैसे कि एक कहते हैं सहोदर का मतलब होता है सह उदर, यानी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाले होते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सगे भाई बहन। तो उनके बीच में जितने सगे भाई बहन हैं उनके बीच में बराबर बांट देने की यह मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा थी। विभाजन उनके समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो भी शासक होते थे तो उनके मृत्यु के पश्चात, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उनके मृत्यु के पश्चात वो उनके जितने भी पुत्र होते थे उनके बीच में आपस में विद्रोह हो जाती थी, लड़ाइयां हो जाती थी बंटवारे के लिए। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध की अगर बात करें तो तालिका 1 को हम फिर से देखते हैं। ये देखिए, यह है तालिका 1। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबर के 4 साल के समय में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ज्यादा संबंध नहीं बनाए, हुमायूं ने भी नहीं बनाए। लेकिन अकबर की जब बात करेंगे तो अकबर ने अलग अलग तरह के ये संबंध बनाए जिसमें वैवाहिक संबंध भी शामिल है। अब इसके बाद अगर बात करें, जहांगीर ने भी ऐसे ही वैवाहिक संबंध भी बनाए और विभिन्न तरह के संबंध शासकों के साथ इनके थे। शाहजहां भी जब राजपूतों के ऊपर कार्रवाई करते थे, फिर बाद में उन्हें पराजित करने के बाद फिर उनकी जागीर वापस कर दी जाती थी। लेकिन औरंगजेब के मामले में थोड़ा सा अलग हो गया। औरंगजेब ने क्या किया था कि शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान के धोखे से किया, जिसमें शिवाजी को बंदी बना लिया गया और शिवाजी का अपमान किया। किसने? औरंगजेब ने। और इसके कारण क्या हुआ कि शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। तो अब आइए आगे हम देखें। अब देखिए, यहां जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, इसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया। यानी कि उच्च पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह करवाया, जिसमें कि अगर देखा जाए, जहांगीर की मां जो थी वो कच्छवा की राजकुमारी थी, यानी कि अंबर, जो इस समय जयपुर है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़, यानी कि जो इस समय जोधपुर है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। लेकिन कईयों ने इसका विरोध किया, यानी कि इस तरीके से उच्च पद प्राप्त करने को गलत माना। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, यानी कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दी।
पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल शासक के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, यानी कि इनसे इनकी उदार प्रवृत्ति वाली नेचर उजागर हुआ। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार नहीं रख पाया, जैसा कि अभी हमने देखा था तालिका 1 में कि औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और वो वहां से जेल से भाग गए थे। अब इसके बाद बात आती है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले ये नौकरशाह थे और इन्हें एक नाम दिया गया मनसबदार। मनसबदार ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जिनकी सरकारी हैसियत होती थी या सरकार में उनका एक पद होता था, या मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, यानी कि एक लेवल था जिसमें कि पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हो कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 5000 जात वाले जो मनसबदार थे उनकी संख्या 29 थी, लेकिन 5000 जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के शासनकाल में यही 29 से बढ़ के 79 यानी 79 हो गई। यानी कि इससे ये पता चलता है हमें कि राज्य का जो खर्च था वो बढ़ गया, यानी कि जनता की समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि जनता से ही राजस्व वसूला जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को, सवारों से मतलब है घुड़सवार को, निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। यानी जागीर वह जमीन है जो मनसबदार को वेतन के स्वरूप दी जाती थी। यह लगभग इक्ताओं के समान थी। क्या कि सामंतों को जो जमीन दी जाती थी जिन पर उन्हें राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था, उन्हें इक्ता कहा जाता था। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, या राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, यानी कि टैक्स उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन यानी कि अंदाजा किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने के से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे, जब तक उनकी जागीरें रहते थे, कि तब यह कोशिश करते थे कि कितना ज्यादा से ज्यादा वसूल कर लिया जाए। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था।
इस कारण किसानों को बहुत अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हो, यह है सवारों के साथ मनसबदार किसी अभियान पर जा रहे हैं और यहाँ पे ये दिखाया गया है शाहजहां के राजकाज का एक ब्यौरा। जहांगीर के समय में जो भ्रष्टाचार यानी करप्शन था उसको दिखाया गया है। ये देखिए ये घूस लेते हुए दिखाया गया, अधिकारी घूस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। और दूसरा नीचे देखेंगे इसी में तो ये देखिए कि गरीब किसानों को जोर जबरदस्ती इन्हें पीटा जा रहा है, किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। अब है जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए यानी कि जो बिचौलिए होते थे, जो बीच में काम करते थे, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, वो क्या था? जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे टोडरमल ने 10 साल तक जन आकलन किया, सर्वेक्षण किया, सर्वे किया। किस चीज का? कृषि की पैदावार, उनकी कीमतों और कृषि की भूमि का। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची थी, यानी कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग एक लिस्ट बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, यानी कि जब्त की जो व्यवस्था थी ये उन्हीं जगहों पर प्रचलित थी जहां पर आसानी से भूमि का निरीक्षण किया जा सकता था, यानी कि उनकी जांच पड़ताल की जा सकते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में, यानी कि अगर उन्हें मुगल के जो प्रशासक थे, शासन में जो लोग थे, वो अगर उन्हें परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा दबा के रखते थे, तो उस स्थिति में वो लोग विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, जिनका नाम था अबुल फजल, को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, यानी कि 3 भागों में लिखा, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन यानी कि उस समय के भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक यह है कि विविध प्रकार की चीजों, मसालों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण यानी कि स्टैटिस्टिकल डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।